यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी छात्रों का ई क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। प्रिय छात्रों, जिन बच्चों ने अभी अभी कक्षा 9 पास की है और जो कक्षा 10 में आए हैं, उन सभी बच्चों को हम उनकी विज्ञान का प्रथम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बच्चों, आप हमारे साथ विज्ञान पढ़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। आपको किसी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, हम आपको सारे नोट्स बनवाएंगे और समझाएंगे। आप उन्हें याद करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़िए और जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उस वीडियोस को पूरा पढ़िए, क्योंकि ये वीडियोस कोई खेल कूद के नहीं है, तमाशे के नहीं है। ये आपकी पढ़ाई का एक क्लास है। जब तक आप क्लास में बहुत अच्छी तरह नहीं बैठेंगे, बहुत अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, तब तक पाठ आपकी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जब हम कोई भी वीडियोस आप तक भेजें, आप जब तक उसे पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, यूट्यूब खोल करके उस पर ई क्लासेस SK कुशवाहा सर्च करिए। देखो, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, ई क्लासेस SK कुशवाहा। ये आप सर्च करिए, ई क्लासेस SK कुशवाहा सर्च करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास हमारे वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। हमारी क्लासों का विस्तार आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आप उसके बाद एकांत में बैठिए और उसको पढ़िए। साथ ही साथ अपनी नोटबुक पर उनको लिखते जाइए ताकि आपकी नोटबुक भी तैयार हो सके। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें प्लीज़ लाइक भी करिए ताकि हमें आगे और भी वीडियो डालने के लिए उत्साहवर्धन हमारा हो और हम आपको और भी पढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय न लेकर के लौट करके आता हूँ। मैंने आपको विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार फिर देख लीजिए। ये मैंने पढ़ाया था पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप देख रहे होंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया। इसमें जो मैंने 3 पार्ट में वीडियोस बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में मैंने आपको संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाएं अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार विशेष तौर पर समझाए थे, जिसमें मैंने 2 अभिक्रियाओं के प्रकार समझाए, संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तीसरी विस्थापन वियोजन अभिक्रिया कौन सी है। तीसरी देखिए, तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझने का प्रयास करिए आखिर विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखो, मैंने लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आप समझे होंगे, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यानी जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो जो ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को निकाल देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है। देखो, समझने का प्रयास करिए, पहले परिभाषा फिर समझिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसे मैंने कोष्टक में लिखा है AQ। AQ मीन्स ये जली विलयन है कॉपर का। फिर यहाँ लिखा है जिंक S, यानी ये ठोस अवस्था में है, प्लस जिंक सल्फेट, ये हमारा जली विलयन है, ये कॉपर ठोस अवस्था में है। अब इसमें अभिक्रिया में क्या हुआ, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट ने जिंक से अभिक्रिया की। मैंने कहा दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट ने जिंक से अभिक्रिया की। चूंकि कॉपर के बजाय जिंक अधिक क्रियाशील है, इस कॉपर की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, तो भाई जबरदस्त का जमाना होता है आजकल। जानते हैं कमजोर को कौन है, कमजोर को सब भगा देते हैं, जबरदस्त घरों पे कब्जा कर लेते हैं, जबरदस्त आदमी होता है गरीब की चीज छीन लेता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि यहाँ कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जब ये इससे क्रिया करता है तो इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को हटा देता है, इसको यहाँ से हटा देता है। और क्या करता है वो, ये कॉपर को हटाने के बाद इस सल्फेट के साथ खुद चिपट जाता है, खुद उसका स्थान ले लेता है। और यहाँ देख रहे हैं इस जिंक ने, यहाँ पर पहले कॉपर था तो कॉपर को हटा करके वहां पहुंचा दिया, यहाँ से कॉपर यहाँ पहुंच गया, और जो जिंक था ये वाला जिंक इसके साथ में अटैच हो गया। अर्थात इस एक कॉपर ज्यादा क्रियाशील था, तो इस कॉपर ने इस जिंक ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को भगा दिया, और यह विस्थापित होकर के बेचारा अलग चला गया। और इस तरह से ये जिंक ने सल्फेट के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को इसके साथ में से अलग कर दिया। ये मैंने समझाया है, आप इसको क्रिया लिखेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे। बस एक बार फिर समझ लीजिए कि जब दो अभिकारक क्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील अभिकारक दूसरे अभिकारक में से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, यानी देखिए कॉपर को अलग कर दिया और उसके साथ खुद जुड़ जाता है। तो ये जिंक ज्यादा क्रियाशील था, इसलिए कॉपर को हटा करके उसके स्थान पर खुद बन गया, चिपट गया, और ये बन गया जिंक सल्फेट। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, अलग निकाल के फेंक देता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरी क्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं माने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो दो चीजें निकाल निकाल के फेंकते हैं, जो जिसके साथ उचित समझता है उसके साथ लग बैठता है। जैसे परिभाषा देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। परिभाषा देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों यानी रेडिकल्स के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इसमें जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का विस्थापन, अदला बदली होती है आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा। अर्थात एक के आयन दूसरे के पहले से इस तरह से अदला बदली होने के बाद नए उत्पाद बन जाते हैं, इसलिए इसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। और इसमें इसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, इसको मैं मिटाई दे रहा हूं बच्चों, ये चैनल का नाम यहाँ से हटा दीजिए, आपने इसको समझ लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया की तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, इसमें से ये जो नाइट्रेट है ये तो पोटेशियम के साथ जुड़ गया। देखिए आपस में अदला बदली की, इन दोनों ने क्रिया की तो ये तो इसके साथ जुड़ गया, और ये जो Ag था
वो हमारा जाकर के Cl के साथ जुड़ गया, यानी अदला बदली कर ली, दोनों अभिकारकों ने आयनों की अदला बदली कर ली। तो पोटेशियम और नाइट्रेट आपस में मिल गए, सिल्वर और क्लोरीन मिले। तो देखो मिलने से जब हमारा सिल्वर क्लोरीन से मिला, देखिए यहाँ से सिल्वर क्लोरीन से मिला तो सिल्वर क्लोराइड बना, और नाइट्रेट पोटेशियम से बना तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो यहाँ अदला बदली आपसी विनिमय, मूलकों के आपसी विनिमय द्वारा नए उत्पाद बन जाते हैं। बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए ये किया था, लेकिन आप जब इसको याद करेंगे तो समीकरणों में ऐसा कुछ भी लिखने की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप यहाँ पर फिर समझ लीजिए, मैं आपको फिर समझा दूं, जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो आयनों की परस्पर अदला बदली से परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड ने क्रिया की, तो नाइट्रेट पोटेशियम के साथ सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलने से नया उत्पाद बना सिल्वर क्लोराइड और एक बना पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसे हम, क्योंकि इसमें डबल काम हुआ, दो आयनों का आपसी विनिमय हुआ, इसलिए हम द्विविस्थापन क्रियाएं अथवा इसको हम उभय अपघटन क्रिया भी कहते हैं। इसे बच्चों नोट कर लीजिए। पांचवी अभिक्रिया है बच्चों उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, यानी उपचयन एवं अपचयन, ये दो अभिक्रियाएं हैं, एक उपचयन है एक अपचयन, एक उपचयन के आधार पर है एक अपचयन के आधार पर है। तो इसमें से देखिए पहली अभिक्रिया ली गई है जिसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन, इस अभिक्रिया को हम चाहे ऑक्सीकरण कह दें या उपचयन कह दें। तो ये पहली वाली अभिक्रिया है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास माने कमी, ह्रास हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ऑक्सीकरण कहलाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीकरण कहलाती है। कहने का मतलब यह है बच्चों, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग दे, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तब जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu, यानी कॉपर और ऑक्सीजन को तापन जब थोड़ा हीट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉपर और ऑक्सीजन, इस कॉपर में यहाँ क्या था, कॉपर में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ चुका है। मैंने क्या लिखा था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो जाए, योग यानी या हाइड्रोजन का ह्रास, तो यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास नहीं हो रहा है बल्कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कॉपर के अंदर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में बच्चों आपने देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी अभिक्रिया है देखिए अपचयन, यानी इसी का दूसरा भाग है अपचयन। अब अपचयन क्या होता है, रिडक्शन। अपचयन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन का योग हो जाए या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। इसमें क्या हो रहा था, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और इसमें
पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, यानी इसका ठीक उल्टा हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात जो हमारी अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण की ठीक विपरीत अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक बार फिर समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, अपचयन कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब इनको मिलाकर के गर्म किया जाता है, जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो देखो कॉपर प्लस H2, यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, और यहाँ से देखिए यहाँ पर केवल कॉपर रह गया है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया था ना, ऑक्सीजन का ह्रास, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुका है, अपघटित हट चुका है इसमें से, तो ये क्या रह गया, केवल कॉपर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉपर में से अर्थात एक अभिकारक में से कॉपर का ह्रास हुआ है, इसलिए यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन या रिडक्शन की अभिक्रिया। तो बच्चों आसानी से समझ रहे होंगे, और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अब इसके क्योंकि साथ ही साथ बच्चों नोट्स भी बनाते हैं, इसलिए आप इसको उतार लीजिए। इसी पांचवी अभिक्रिया में बच्चों और समझने का प्रयास करिए। ऑक्सीकरण और अपचयन में ही एक टॉपिक और भी है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। जो भी आपने अभिक्रिया पढ़ी का प्रकार पढ़ा, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उसी में आगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में ही ये दो चीजें और समझने का प्रयास करिए कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक क्या होते हैं, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक में, अपचयन क्रिया में अपचायक कौन है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट्स। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है और अपचयन की अभिक्रिया में अपचायक कौन होता है, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें सबसे पहले समझिए ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, यानी ऑक्सीडेशन एजेंट्स कौन सा होता है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ कर दीजिए, या तो अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी इसमें जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, या यूं कहिए कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया समझिए, 2I माइनस प्लस Cl2 इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस I2। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये 2Cl माइनस बन गया। तो यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये 2E माइनस, इसका मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ अपचयन हो रहा है, क्योंकि जो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए इस क्लोरीन का इस अभिक्रिया में इस Cl2 का दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही अपचयन की अभिक्रिया है, और इसे हम कहेंगे अपचायक। फिर समझ लीजिए, चूंकि इस अभिक्रिया में ये क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ ये क्लोरीन हमारा ऑक्सीकारक कहलाएगा, इसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। फिर समझ लीजिए बच्चों अच्छी तरह से,
ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? अभी मेरी भाषा नहीं समझ में आई हो तो दोबारा फिर समझ लीजिए। ऑक्सीकारक ऑक्सीडेशन एजेंट्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे ये आपकी अभिक्रिया लिखी हुई है 2I माइनस Cl2 2Cl माइनस प्लस I2। यहाँ पर ये इस अभिक्रिया में क्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में क्लोरीन ऑक्सीकारक कहलाएगा, यानी यहाँ ऑक्सीकारक कहलाएगा ये क्लोरीन। अब दूसरी इसी प्रकार से इसका उल्टा है अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अपचयन नहीं, इसमें अपचयन होता था, ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अपचायक कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है पदार्थ, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्रिया देखिए 2Fe प्लस 3 प्लस 2I माइनस इक्वल टू 2Fe प्लस 2। यहाँ पर क्या हुआ है? इस आयोडाइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। देखो माइनस लगाए, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए यहाँ आयोडाइड ये जो आयन है वो हमारा अपचायक पदार्थ कहलाएगा। मैंने लिखा भी है इस अभिक्रिया, मैंने लिखा है देखो, इस अभिक्रिया में आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, अतः आयोडाइड आयन जिसे हम I माइनस लिखा गया है अपचायक है, यानी इस अभिक्रिया में ये आयोडाइड आयन अपचायक है। बच्चों समझ में आ गई होगी, मैंने छोटे छोटे रूप में परिभाषाएं लिखा दी है। ये परिभाषाएं कभी कभी परीक्षा में आ जाती है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इनको याद कर लेना और अपनी नोटबुक पर इनको लिख लीजिए, इसे उतार लीजिए। अब बच्चों छठवीं अभिक्रिया समझिए। 5 अभिक्रियाएं मैंने बता दी, छठवीं अभिक्रिया है जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है? देखिए यहाँ पर आसानी से समझिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ और एक ही समय पर घटित हो जाएं। इससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं आपको अलग अलग समझाई थी। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है? ये उपचयन और अपचयन की जो अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो अभिक्रियाएं हैं, वो एक ही अभिक्रिया में और एक साथ घटित होती है। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जैसा कि नाम है, इनके दोनों नाम हैं। इसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं अथवा इनको हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से क्रिया की, थोड़ा इसको हीट किया, यानी कॉपर ऑक्साइड यानी तापन अर्थात ताप के द्वारा, ये लिखा है तापन यानी ताप के द्वारा गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन से क्रिया की तो हमारा कॉपर और जल बना। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से क्रिया की तो कॉपर और जल बना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें क्या होता है? अपचयन में क्या होता था? मैंने आपको बताया था इससे पहले, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो निकलने के बाद क्या बन गया? कॉपर। तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसमें कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी ये अपचयन की क्रिया हो गई।
यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में उपचयन हुआ यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया, इसने ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर उपचयन की अभिक्रिया हो गई और जल बन गया। तो आपने देखा कि एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो गया, यानी एक पदार्थ ने ऑक्सीजन का ह्रास कर दिया और दूसरे पदार्थ ने ऑक्सीजन की प्राप्ति कर ली। अर्थात उपचयन और अपचयन और उपचयन की दोनों अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में एक साथ एक ही समय पर संपन्न हुई है। इसलिए बच्चों, ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। कभी कभी परीक्षा में केवल इतना पूछ लिया जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आप वहां पर ये परिभाषा लिख दीजिए इसके बारे में और इस उदाहरण को लिख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, सातवें प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब देखिए, कोई भी ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो बच्चों उसमें या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है या उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी आधार पर ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जैसा कि लिखा है, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया इसी में से देखिए, नंबर 1 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी है? देखो लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है। बच्चों समझ लीजिए, मैंने बताया वे सभी अभिक्रियाएं, ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है अभिक्रिया के दौरान, सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। इसमें मैंने उदाहरण दिखाया है प्राकृतिक गैसों का दहन। जब भी प्राकृतिक गैस एलपीजी है, मेथेन है, तमाम सारी गैसें जो जे गैसें जब जलती हैं तो इन गैसों के जलने से क्या देखा है आपने, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी खाना बनता है। तो इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका एक उदाहरण है कि प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया का समीकरण, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाए, CH4, ये मेथेन गैस है, प्लस O2, ऑक्सीजन गैस के अंदर मेथेन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी थोड़ी सी कार्बन भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O यानी जल उत्पन्न होता है भाप के रूप में, वाष्प के रूप में। तो इसलिए यहाँ गैस लिख दिया गया है, ये भाप के रूप में उत्पन्न होता है जल, और प्लस ऊष्मा, यानी मेन चीज इसमें क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस ऊष्मा का हम भोजन पकाने में और तमाम प्राकृतिक कार्यों में, घर का खाना बनाने में, पानी गर्म करने में हम इसी ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अब दूसरी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि उसमें और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब तक ऊष्मा नहीं देंगे वो अभिक्रिया नहीं होगी। ऊष्मा शोषी है, उसके लिए ऊष्मा की और जरूरत है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम
ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा का शोषण करती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। इसका उदाहरण देखिए 2HGO जो सॉलिड अवस्था में है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऊष्मा यानी इसको गर्म किया गया है, इसे ऊष्मा दी गई है, तब HGO हमारा Hg यानी ये लिक्विड अवस्था में प्लस ऑक्सीजन गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ प्लस ऊष्मा का मतलब क्या है, इसको गर्म करना पड़ेगा, इसके लिए ऊष्मा की जरूरत है, तो ऊष्मा शोषण होगी इसके अंदर, इसलिए अवशोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से प्रकाश का संश्लेषण भी, आपने प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ये अभिक्रिया सुनी होगी फोटोसिंथेसिस। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भी पता है आपको प्रकाश की आवश्यकता, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता प्रकाश की संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है। तो अब प्रकाश से क्या होता है, उसमें थोड़ी हीट होती है, ऊष्मा होती है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, हीट मिलती है, तभी हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है, ऊष्मा छेदी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी हैं, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। अगला टॉपिक है बच्चों संक्षारण, कोरोशन। कोरोशन यानी संक्षारण क्या होता है, देखिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है जिसे जंग कहते हैं। अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस X in H2O is equal to Fe2O3 into XH2O। यहाँ पर ये आयरन ने जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया की है प्लस नमी जब मिली, यानी आयरन को लोहे को ऑक्सीजन और नमी जब मिलती है तो वह जल योजित फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। इसी फेरिक ऑक्साइड को हम जंग कहते हैं। आगे देखिए मैंने लिखा है इस प्रक्रिया को ही जंग लगना कहते हैं। यह यौगिक लाल भूरे रंग का होता है, यानी ये वाला जो यौगिक बना है ये लाल भूरे रंग का होता है, जो धीरे धीरे लोहे की धातु से चूर्ण के रूप में अलग होने लगता है। फलस्वरूप लोहे की ऊपरी परत समाप्त हो जाती है। लगातार आर्द्रता के संपर्क में रहने से लोहा धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होता रहता है तथा उसका क्षरण माने भार में कमी होता रहता है। संक्षारण रोकने के उपाय, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए उसके ऊपर पेंट कर देना चाहिए। ये तो मैंने लिखा दिया है आपके याद करने के लिए, आप इस तरह से याद कर लें। अब बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ। संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना, किसी चीज का धीरे धीरे स्लोली नष्ट हो जाना। तो संक्षारण का मतलब जैसे जब धातुएं, कोई भी धातुएं जब हवा में नमी के संपर्क में खुली पड़ी रहती है तो उनके ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उनका वजन हल्का होता जाता है। तो धीरे धीरे नष्ट होने को ही हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा में अधिकतर लोहे के संक्षारण की बात की जाती है। तो बच्चों लोहा, जब लोहा हवा में, थोड़ी नम हवा में जिसमें नमी भी हो, जब पड़ा रहता है तो इसके ऊपर की जो परत है फेरिक ऑक्साइड में, जिसे हम देखिए फेरिक ऑक्साइड जिसे जंग कहते हैं, में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। ये लाल रंग की होती है जिसे हम जंग कहते हैं। आपने देखा है लोहे के ऊपर लाल रंग की पपड़ी सी बन जाती है जो धीरे धीरे उपट करके अलग हो जाती है और लोहा हल्का हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, इस जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम
धातु का संक्षारण कहते हैं। अब बात आती है कि संक्षारण को आखिर रोका कैसे जाए। तो बच्चों मैं बता दूं, अगर हम लोहे के ऊपर कोई पेंट कर दें, तारकोल है, बॉर्निश है, आपके तमाम सारे कलर्स बाजार से आते हैं, प्राइमर वगैरह हैं, लोहे का प्राइमर है, या उनका गैल्वेनीकरण करते हैं, धातु पे एक धातु पर कोई दूसरी धातु चढ़ा दें। तो इस तरह से करने के लिए हमें करना क्या है कि लोहे का सीधा संपर्क नमी से रोक देना है। तो लोहे के ऊपर जब हम पेंट कर देते हैं तो लोहे का सीधा संपर्क नमी से नहीं रह पाता, इसलिए लोहा संक्षरित नहीं होता है। तो मैंने एक लाइन में लिख दिया है कि लोहे का संक्षरण रोकने के लिए उसके ऊपर पेंट कर देना चाहिए। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संक्षरण किसे कहते हैं, इसके रोकने के उपाय। आगे आप और डिटेल में पढ़ लेना। मैंने यहाँ आपके काम के लिए बस ये अभिक्रिया भी लिखा दी है। ये लोहा है, ऑक्सीजन और नमी के साथ इसकी अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड ये जंग के रूप में बन गया है। तो बच्चों ये आपका धातु संक्षारण है, संक्षारण की प्रक्रिया है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। छात्रों अब देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है विकृत गंधता, रैंसिडिटी। विकृत गंधता, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है बच्चों, पहले यूँ समझ लीजिए। जैसे हमारे घर में तमाम सारे खाद्य पदार्थ हैं, आलू पापड़ है, चिप्स है, रोटी है, दाल रोटी है, सब्जी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, घी है, इन सब के अंदर तेल और वसाओं से बनते हैं। कोई भी खाना बनाइए उसके अंदर तेल, घी इत्यादि तो लगता है। पापड़ सेकिए, चिप्स सेकिए, रोटी चिपट के रख दीजिए, बहुत सारी चीजों में तेल और वसा का प्रयोग होता है। बच्चों तेल और वसा ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में खुली रहने पर स्वतः ही वाष्पशील होती रहती है, यानी वाष्पित होती रहती है। वाष्पित होने के बाद इनमें ये देखिए उपचयित होती है, ये उपचयित हो जाती है, जिससे क्या होता है, वाष्प नहीं तो इनका उपचयन हो गया, उपचयित हो जाती है, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। एक अजीब सी गंध आती है जिससे इन पदार्थों का स्वाद बिगड़ जाता है, कसैला स्वाद हो सकता है, खट्टा सा लगने लगता है, बहरहाल आपको अच्छा नहीं लगता, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को, वस्तुओं के खराब होने की इसी घटना को हम विकृत गंधता कहते हैं। कहने का मतलब सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि जब खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ है खुले में रखते रहते हैं तो उनके अंदर विशेष प्रकार की जो गंध आने लगती है, जो स्वाद बिगड़ जाता है, इसी को हम विकृत गंधता, रैंसिडिटी क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। अब देखिए बच्चे, इसको बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे इन चीज़ों को, पहले तो कुछ चीज़ें हैं उन्हें हम फ्रिज में रख सकते हैं। आलू चिप्स पापड़ वगैरह हैं, इनकी जब हम पैकिंग करें तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसे हटा दीजिए और उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस को भर देना चाहिए। तो तमाम सारे गुण। और दूसरा, घरों में भी अगर हम इनको रखते हैं तो इनके पात्र जो है एयर टाइट यानी वायुरोधी होने चाहिए। ऐसे पात्रों में खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए जो वायुरोधी हो, एयर टाइट हो। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने यही चीज़ आपके याद करने के लिए लिख रखी है। मैंने आपको समझा दिया है कि पदार्थों का खराब हो जाना, बिगड़ जाना, स्वाद कसैला हो जाना ही विकृत गंधता कहलाता है। लेकिन आप याद कैसे करेंगे वो मैंने नोट्स के रूप में लिखाया है। देखिए, विकृत गंधता, रैंसिडिटी, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ प्रकृति में वाष्पशील होने के कारण उपचयित हो जाते हैं, तब विकृत गंधी यानी रैंसिड हो जाते हैं। विकृत गंधी, बुरी गंध वाली, विकृत गंधी माने खराब गंध, ऐसी गंध जो तुम्हें पसंद नहीं है, विकृत गंधी हो जाते हैं। फलस्वरूप इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई विकृत गंधता की। अब देखिए, विकृत गंधता रोकने के उपाय। हम विकृत गंधता, पदार्थों का खराब होना कैसे रोकें? तो विकृत गंधता को निम्न उपायों द्वारा रोका जा सकता है। पहला उपाय है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए।
एयर टाइट बर्तनों में कोई भी चीज रखनी चाहिए। दूसरा, खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स, नमकीन, सेब, दाल मोठ आदि की पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए। तीसरा है, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क से बचाना चाहिए, यानी इन चीजों को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। निम्न ताप पर पके हुए खाने को फ्रीज में रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हम विकृत गंधता यानी पदार्थों को सड़ने से या स्वाद कैसा होने से या उनको विकृत गंधी होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप इसे पूरी चीज को नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से मैंने आपको, ध्यान दीजिए, ये जो आपकी विज्ञान थी हाई स्कूल की, इसका जो पहला चैप्टर था, फिर एक बार देख लीजिए। पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको मैंने 4 पार्टों के माध्यम से इसके 4 वीडियोस बनाए हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 2, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 3, और ये वाला जो वीडियो मैं बनाया है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 4 हो गया। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस आपकी हाई स्कूल कक्षा 10 की विज्ञान का एक पूरा अध्याय बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने के बाद उसके सारे नोट्स भी बनवा दिए हैं। प्राय हमने देखा है कि लोग पढ़ा देते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन कोई भी नोट्स नहीं बनवाता। मैंने आपको पूरे नोट्स एज ए ट्यूशन, एज ए कोचिंग की तरह आपको लिखा दिए हैं। आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने नोट्स बनवाए एक नोटबुक पर इनको लिखिए, बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ लिखिए और उसको याद करिए और समझने का प्रयास करिए। निश्चित ही बच्चों, आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अच्छे अंकों से आप विज्ञान में सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा और ध्यान से देखते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, मैंने इस किताब का जो ये पहला चैप्टर है, ये वाला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1, इसका मैंने आपको पूरी थ्योरी समझाई है। मैं ये नहीं कह सकता कि परीक्षा में ऐसे कैसे, इसमें इस थ्योरी पर आधारित सैकड़ों प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब मैं सारे प्रश्नों को तो नहीं लिखा सकता क्योंकि वीडियोस बहुत बन जाएंगे, कई बनेंगे। इसमें बहुत से प्रश्न, अब इस किताब के पीछे थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, किताब के पीछे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप एक अपनी नोटबुक अलग से और बनाइए। ये मैंने थ्योरी की नोटबुक बनाई है, इसे भी याद करिए, प्लस एक नोटबुक बनाइए जिसमें अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को प्रश्न और उत्तर के रूप में, बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न लिखिए, उसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिखिए, उसके बाद दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न लिखिए, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, उसके आंसर भी दिए गए हैं। अगर आपको इस किताब में न मिले तो मार्केट से एक इसकी तमाम सारी पुस्तकें आ रही हैं, कोई ऐसी पुस्तक विज्ञान की खरीद लीजिए जिसमें इससे संबंधित बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न, आप उनका भी अध्ययन करें। थ्योरेटिकल मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है और उसके आधार पर इस पूरे चैप्टर की तैयारी करें तो निश्चित ही आप विज्ञान में बहुत अच्छे अंकों को हासिल करेंगे, ये मेरा वादा है। तो बच्चों, मैंने ये इस अध्याय को 4 भागों में आपको पढ़ाया है। रासायनिक अभिक्रिया भाग 1, रासायनिक अभिक्रिया भाग 2, रासायनिक अभिक्रिया भाग 3 और ये रासायनिक अभिक्रिया भाग 4। आप स्वयं पढ़िए, अपने मित्रों को, अपनी क्लास के सारे छात्रों को, उनको सबको बताइए कि वो हमारे चैनल, जैसा कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उनको भी बताइए ई क्लासेस SK कुशवाहा।
आप हमारे इस चैनल को YouTube पर सर्च करें, और अगर नहीं भी आए तो इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, देखिए, जनता इंटर कॉलेज दौकेली। अगर इससे नहीं निकले तो इसके नीचे ई क्लासेज एसके कुशवाहा जनता इंटर कॉलेज दौकेली भी अगर आप उस पर लिख देते हैं तो निश्चित ही हमारे सारे वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगे। बच्चों, मैंने आपको विज्ञान के साथ साथ गणित का भी पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है। वास्तविक संख्याओं वाला मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। तो मेरा गणित, मैंने आपको, देखिए, अभी क्लासें 1 तारीख से शुरू होंगी, और आप ध्यान करिए, मैंने गणित का एक पूरा चैप्टर और विज्ञान का एक पूरा अध्याय आपको पढ़ाया है। निश्चित ही आप अब उनको देखना शुरू करिए। आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। बच्चों, नोट्स बुक बनाइए, गणित के सवालों को हल करिए, और अगर कोई परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, तो मैं आपको उसको आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और उनको सॉल्व करके आपकी समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों, फिर हम आपसे एक बार कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई क्लासेज एसके कुशवाहा जनता इंटर कॉलेज दौकेली, इसे आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप पर सबसे पहले पहुंचे और आप उसका अध्ययन साथ ही साथ कर सके। बच्चों, अंत में हम कहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगता है, हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपकी यदि समझ में आता है, तो इसे लाइक भी करिए, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह पढ़ा सकूं, मेरा उत्साह बढ़े और मैं लगातार आपका पूरा गणित और पूरी विज्ञान के नोट्स आपको दे सकूं, जैसा कि मैंने सोच रखा है, ताकि उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के छात्र हैं, अगर वो मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं, और अगर मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, तो उनका भला हो सके। जितने गरीब छात्र हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, कोचिंग नहीं पढ़ सकते, और वो मेरे साथ अगर मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं, तो निश्चित ही परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल करेंगे और निःशुल्क कोचिंग का, निःशुल्क ट्यूशन का मेरे साथ लाभ उठा सकेंगे। वाह बच्चों, आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। वाह।